तुम्हारा आसानी से ये हो जाए। तो हमने क्या करा था, एक बार फिर से करा रहा हूँ मैं एक क्वेश्चन, उसको देखो ध्यान से बेटा, वो दिमाग में करो, ठीक है? यहीं से करके चलते हैं, बस 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 बस। देखो सबसे पहले क्या करना होता है, ट्रायंगल बनाना होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? सबसे बड़ी बात, जो यहाँ एंगल है वो हमेशा एक्यूट होता है, 90 डिग्री नहीं हो सकता ये, ठीक है? कभी नहीं, यहाँ मार्क कर लो, ये यहाँ मार्क ही नहीं हो सकता। ये वाला एंगल कहाँ होगा, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो मैंने ट्रायंगल ए बी सी मार्क कर दिया। अगर वो ट्रायंगल में किसी में दे देता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट दिस पॉइंट, तो उस पॉइंट को मार्क कर लेना। बाकी ये वाला जो एंगल यहाँ पर मिलेगा वो हमेशा एक्यूट एंगल होगा, लेस देन 90 डिग्री। अब उतारो मत, समझ लो इसको, पेन को रख दो नीचे, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा तब करना आराम से, कोशिश करना समझ में आए। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये मान लो ये 1 है, इसके साथ वाला जो एंगल है, क्योंकि ये एंगल ले रहे हो तो दिस इज बेस, इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, सबसे लंबी साइड हाइपोटेन्यूज, ठीक है? अगर आपको साइन ए लेना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 3 हो गया, ये पी हो गया 1। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो वो होती है h² = p² + b², दो छोटी साइड का स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर। तो आपको निकालना क्या है, 3 रख दिया यहाँ 9 हो गया, p रख दिया यहाँ 1 हो गया, 1 का स्क्वायर इज 1, b² निकालना है तो b² हो गया 8, इसको इधर ले आया तो b कितना हो गया, √8, √8 मतलब 2√2, तो इसको लिख दो जी 2√2। समझ में आगे बात, सब आगे सबको समझ में पक्का? अब आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है, पहले यहाँ कॉस है तो कॉस देखो क्या होगा, कॉस से होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है? तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कि 2√2 अपॉन हाइपोटेन्यूज 3, ये कॉस आ गया। कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन इसका, तो 3 हो गया, ठीक है? फिर आया tan, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 1/2√2, और फिर सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो सेक के क्या हो गया 3/2√2। सबकी वैल्यू निकल आई, बस वहाँ पुट करनी है आपको, कॉस की जगह 2√2/3 और इंटू कॉसेक की 3 प्लस 1/2√2 इंटू 3/2√2, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2√2 ये हो गया, और प्लस 3/4 और √2 हो गया तो 8, तो ये आपके पास 16√2 प्लस 3/8, ये दिस इज योर। दोनों आगे बात, एलसीएम लेना है केवल, और कुछ नहीं, ये आपका क्वेश्चन। अब इसकी जगह कुछ भी रख दो, इसके बाद आपको देखो इसमें क्या सीखा आपने, इसमें क्या सीखा आपने, ट्रायंगल में वैल्यू कैसे भरी जाएगी। पंडित बद्री प्रसाद जो भी यहाँ दे रखा है, ध्यान से सुनना मेरी बात पहले, फिर उसके बाद उतारना बेटा, अभी पेन मत चला, जब तक मैं ना कहूँ तब तक पेन नहीं चलाना। तुमने क्या सीखा है इसके अंदर, पहले मैंने साइन ए दे रखा है या कॉस ए दे रखा है या टेन ए दे रखा है, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि पूरी एक्सरसाइज में और कोई काम नहीं है इसमें। उसके बाद जोड़ घटा का काम है जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जो तुम 6th क्लास से करते हो। इसमें कुछ करा तुमने, यहाँ वैल्यू रखने के बाद क्या करा, ऐड सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, कुछ थोड़ी कर रहे हो। तो मैंने क्या निकालना सिखाया तुम्हें, ये वैल्यूज निकालने सिखा रहा हूँ। तो पहले एक कुछ भी दे रखा हो, जैसे साइन दे रखा है, 1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ परपेंडिकुलर मार्क करा, हाइपोटेन्यूज मार्क करा, बेस निकाल ली। अभी ट्रायंगल की तीनों साइड जब आ गई है आपके पास, तो हर रेशियो को आप निकाल सकते हो, कॉस निकाल सकते हो, टेन निकाल सकते हो, सेक निकाल सकते हो, कॉसेक निकाल सकते हो, कॉट निकाल सकते हो, पाँचों की पाँचों निकाल सकते हो। जो तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो तुम्हें निकालना। मान लो सपोज करो, अब इस क्वेश्चन नहीं, आपसे कहा जाता है भाई sec² A = 1 + tan² A, प्रूव करके दिखाओ कि sec² A = 1 + tan² A। ये दूसरा क्वेश्चन, इसी का दूसरा पार्ट। क्या करोगे, सेक की वैल्यू निकालो, ये उसका स्क्वायर करो जरा, 9/4 × 2 8 आ गई, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब 1 प्लस इसकी स्क्वायर कर लो, 1/4 2 क्या हो गई, एलसीएम लूंगा 8 + 1/8, तो कितना आ गया 9/8, आगे बराबर। ठीक, अब मैं और क्वेश्चन देता हूँ। सपोज करो आपसे कहा जाए sec² A, क्या था मैंने ये देखा था, प्रूव करोगे sin² A + cos² A = 1, ऐसा दे दो।
ठीक। तो साइन की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, ये तो 1/9 और कॉस की वैल्यू क्या है ये, इसका स्क्वायर करो जरा 8/9 ऐड करो जरा 9/9 क्या हुआ 1 बराबर हो गया। ठीक। अब कोई भी क्वेश्चन दे दूं मैं, जैसे सपोज करो, मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन एक से हैं, इस पर बहुत ज़्यादा हमें समय बर्बाद नहीं करना है, ये कह रहा हूँ। तो इसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा, वो तुम करना घर पे जाके, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये उतारना नहीं किसी को, कुछ नहीं उतारना, नथिंग। अभी मैं लिखूंगा सारे क्वेश्चन, तुम करना। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ? आ गया समझ में। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को बिना किसी की कॉपी में झाके इधर उधर अपने आप करना है, एक क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लो दिया tan थीटा 4/3, ठीक है, और आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो पहला काम ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ, उसे पूरा करो। देखो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पहले वो लिख लिया करो, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, उसके बाद करा करो जो करना है काम, बिना किसी की कॉपी में जाके अपने आप करना है। अपने आप करना, दूसरी को भी ध्यान रहे। तुझे नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ, तो कर दे। नहीं आया तेरे ट्रायंगल समझ में नहीं आया पंडित बद्री प्रसाद वाला, वो तो आ गया, पर परपेंडिकुलर और बेस में जैसे P/B = 4/3 आया, तो 4/3 P 4 हो गया, B 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज निकाल ले 5 आ गया, फिर 4/4 25 का स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर होता है 25? चमत्कार। देखो tan थीटा जो है इसको याद करना है आपने, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। जिसको नहीं पता है वो लिख लो कॉपी में, जहाँ पे लिखवाने सब चीज वहीं पे लिखो, tan sin अपॉन cos, cot होगा तो cos अपॉन sin, ठीक है। लिखो फटाफट जल्दी से, फिर मैं इसको बताता हूँ कि एक लिख लिया। cot tan का उल्टा होता है cos थीटा कौन सा तो cos अपॉन sin। ये सबसे ज्यादा यूज होगी चीज, tan sin अपॉन cos, cot cos अपॉन sin। अब ध्यान से समझना तो समझा रहा हूँ। इसको क्वेश्चन को करना है आपने, ये कहाँ लगेगी वो भी बता रहा हूँ कि अगर ऊपर भी साइन कॉस की टर्म्स हो, नीचे भी साइन कॉस की टर्म्स हो, ऊपर भी साइन कॉस की टर्म्स हो, नीचे भी साइन कॉस की टर्म्स हो, और उनकी सबकी डिग्री एक सी हो। डिग्री पता क्या होती है, पावर जो ये 2 डिग्री का, ये 1 डिग्री का, तो यहाँ पर कॉस की पावर 1 है, कॉस की पावर 1 है, साइन की पावर 1 है, साइन की पावर 1 है, तो इनकी सबकी डिग्री सेम है। ये जब ही करना है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। क्या करो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। आपने हर टर्म को न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी cos थीटा से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये बन गया 10, तो 4 - 10
और 2 + 10। अब tan थीटा की वैल्यू आपके पास दे रखी है बेटा, ये पेन से मत चूचू करो। 4/3 और 2 + 4/3 बेटा पेन से मत करो। कौन तुम्हारा पेन किसके होती है? बेंच क्यों करता है? किसकी किससे हो रहा है? चूचू हो क्यों रहा है? इसकी बेंच में आ रही पता है ना तुम्हें किसकी मिस आ रही है? देखो ठीक है, ये कट गया जी 4/। तो इसमें आपको साइन कॉस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा आपने क्या करा, tan की वैल्यू क्या करा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos से डिवाइड कर दिया। या तो cos से कर लो, अगर तुमने गलती से साइन से कर दिया, अगर तुमने गलती से साइन से कर दिया, थोड़ा थोड़ा बेंचेस को ना आगे पीछे कर लो, इसलिए चूचू होगी ताकि पता चल जाए मेरे को तक है। tan क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है ना, और cot थीटा क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है तो cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता कि कहाँ रेसिप्रोकल करना है, क्या कुछ करना है, बैठ भाई बैठ। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि किसका रेसिप्रोकल क्या है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, है ना। पहली बात तो ये काम करना। दूसरी बात, आपको जो है ये ट्रायंगल पूरा करना आना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज़ है इसके। अब सपोज करो क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया, ये cos थीटा दे रखा है उसने हमने 3/5 और कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस sin थीटा -1/tan थीटा अपॉन 2 tan थीटा, ऐसे दिया होगा। sin थीटा -1/tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 2 tan थीटा। अब आपके पास cos है तो ट्रायंगल ले लो। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है मेरा, जो एंगल के साथ है बेस, ये कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, ये रहा 5। पाइथागोरस लगा, ऐसे भी बच्चे पाइथागोरस नहीं लगाना तो जल्दी ना करा करो, मुझे आती है इसका मतलब ये नहीं है कि सब बैंड में जाएगा। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया 25, p स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, इसको इधर ले आया, p स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 - 9 16, तो p आ जाएगा 4, ये हो गया 4। तो अब ट्रायंगल पूरा है आपका, ये तीनों साइड बराबर है। sin थीटा लिखना है आपने, sin थीटा कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 पहले लिख लिया करो अलग से। और ये हो गया आपका cot थीटा, ये 1/10 क्या होता है, दिस इज cot, 1/10 इज cot। तो cot थीटा की वैल्यू आप इससे लिख, सॉरी cot थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये सोना चांदी तोले, ये tan है तो tan का उल्टा है तो cot क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये ऊपर आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो आपने cot थीटा की वैल्यू निकाली तो बेस कितना है, ये रहा, और परपेंडिकुलर कितना है, ये रहा, तो 3/4। और tan थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 4/3। बस इसमें पुट करना है आप, कितना सिंपल। अब इससे ज़्यादा सिंपल और कुछ नहीं हो सकता है? मैं ये समझा रहा हूँ तो कुछ और, ये बड़ी गंदी आदत है, मेरे पास कई बार मना कर चुका हूँ। मैं क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ समझाने के बच्चों को और तू कहीं और जा पहुँचे, क्योंकि तू आगे चल रही है तो तू जाए उसको कर रही है। मैं बता दूंगा, उसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बेटा कुछ कंसंट्रेट होकर कोई चीज़ पढ़ा रहा हो तो बच्चे एकदम डिस्ट्रैक्ट होते हैं उस चीज़ से। मैं तुम्हें इसलिए समझाता हूँ बात। तुम्हारे दिमाग में अचानक आया सर वो कुत्ता वहाँ से भाग रहा था, सर बताओ उसके पैर में चोट लगी थी क्या, तो क्या होगा क्लास में? इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि जो मैं जिस टॉपिक पे मैं चल रहा हूँ, ठीक है, तो ये tan है, ये परपेंडिकुलर है बेस, ये कितना हो गया रूट, ठीक। अब सुन लो मेरी बात, सुन
बच्चों सुन लो मेरी बात एक बार। तो तुमने ये पूरा कर लिया ट्रायंगल, तो इससे कॉस ए की वैल्यू निकालोगे तो ये एक निकालोगे साइन। तो कॉस ए की निकाली वैल्यू में कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ लिख लेता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? 1। हाइपोटेन्यूज कितना है? रूट। फिर साइन ए निकालो, ये भी 1 है तो 1/√। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का सबको समझ में आ गई? अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ 10b ले रखा है √3, तो इसमें कहीं √3 है, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल की बात ये कर ही नहीं रहा है। इसके लिए एक नया ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। समझ में आ रही? एक और नया ट्रायंगल बनाओ। ये हर बार नहीं होता है, ये हर बार नहीं होता है। अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग उसने दे रखी है तभी होता है ये, ठीक। और ये मतलब इसमें मैच ना कर रही हो इसके साथ। तो मैंने एक ट्रायंगल और बनाया। अब यहाँ मैंने लिया एंगल बी, मान लो ये सी है, ये है, ठीक है। अब यहाँ ए बी सी लिया था तुमने, तो यहाँ बी मतलब अगर चेंज करना चाहते हो कुछ, तो यहाँ ए ले लो, यहाँ बी ले लो, यहाँ क्यू ले लो, यहाँ बी ले लो, यहाँ सी ले लो, यहाँ ए ले लो। इसमें बी मेंशन नहीं करना, क्योंकि एंगल बी तुमने नहीं तो इस ट्रायंगल में आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन में जब ए और बी तुम मेंशन कर रहे हो और एक ट्रायंगल बना दिया और उसमें ए भी लिख दिया, बी भी लिख दिया, और फिर दूसरा ट्रायंगल बना रहे हो उसमें भी बी लिख दिया, तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये यहाँ पर बी लिखना ही नहीं है इस ट्रायंगल में, क्योंकि बी दूसरे ट्रायंगल का है। क्योंकि ये √3 इसमें न ये है न ये। अब अगर मैं वैसे लिखता तो ये क्या होता? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ परपेंडिकुलर तो ये था, ये था। अगर 20 को ले लेता मैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाता, ये बेस हो जाता। लेकिन यहाँ तो 1 है, वहाँ दे रखा है क्या? √3। इससे ही तुम्हें समझ में आएगी कि ये ट्रायंगल एक ट्रायंगल की पार्ट नहीं है, दो ट्रायंगल अलग अलग की बात है। पिछली बार जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें एक ही ट्रायंगल का यूज करा था, उसका भी फिर दोबारा कराऊंगा, ध्यान से देखिए। तो cos b आपको दे रखा है, अब यहाँ दे रखा है tan b, ये है परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला बेस, इसके सामने परपेंडिकुलर, इसके सामने हाइपोटेन्यूज। तो ये tan b मतलब परपेंडिकुलर कितना हो गया? √3, बेस कितना हो गया? 1, तो ये कितना आ जाएगा? 2, इसका स्क्वायर आएगा 3, इसका स्क्वायर आएगा 1, उसका अंडर रूट आएगा 2, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब तुम्हें क्या निकालना है? cos b निकालना है। तो cos b, तो b क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 1/2। फिर एक sin b निकालना है आपने, ये तो sin b क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब √3/2। इतनी बात समझ में आ गई? अब आपके पास sin a cos a sin b cos b सब आ गए, इसमें डालो। cos a की जगह 1/√2, cos b की जगह 1/2, माइनस sin a की जगह 1/√2 और sin b की जगह √3/2। दोनों का एलसीएम लो, 2√2 हो गया ना, ये 1 माइनस √2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब देख लीजिए ये दोनों OPQ राइट एंगल का T ऐसे करना, ये राइट एंगल पे P बना लो, ठीक है। OPQ ये Q वाला, ठीक है। OP तो 7 दे रखा है, OQ माइनस PQ 1 दे रखा है, तो एक को इधर ले लो, ठीक है। तो आप कैसे करोगे समझ लो पहले एक बार। मान लो मैं PQ को x मान लूँ, सपोज PQ इज x, तो OQ क्या हो जाएगा? 1+x। OQ हो जाएगी 1+x, मतलब OQ ये वाला है 1+x, हो गया। जरा पाइथागोरस निकाल लगा के x निकालने दिखाओ, पाइथागोरस लगाओ और x निकालो, करो अपने आप करो, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, OQ² = OP² प्लस PQ²। OQ है हमारे पास 1+x होल स्क्वायर, OP है हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 1+x² प्लस 2x = 49 + x², ये से कैंसिल हो गया, तो 2x आ गया 49 - 1 48, x आ गया 24। तो इसका मतलब
पी क्यू आ गया हमारा 24 और ओ क्यू आ गया हमारा 25। मतलब दिस इज 24, दिस इज 25। आपको निकालना क्या था, साइन क्यू। साइन क्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 7/25। और कॉस क्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कि 24/। तो ये पिछला क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको देखो। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P, tan P. ठीक है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा सही मिलता जुलता। ठीक है, इससे पहले वाला मैं रब कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने कर लिया सारा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। ट्रायंगल बनाओ पहले, ये देख लिया करो राइट एंगल किस पे दे रखा है, राइट एंगल है क्यू। आपने पी निकालना है तो पी नीचे ही लेना है, यहाँ नहीं लेना पी। तो वो डॉट नहीं है ना, पी क्यू आर साइन पी कॉमा है कि डॉट है? ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है, पी क्यू दे रखा है 5, दिस इज 5। साथ में आपको पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है, तो क्यू आर मान लो आप x, लेट क्यू आर इज इक्वल टू x, ये x मान लिया। तो इससे मेरे पास पी आर क्या आ जाएगा, 25 माइनस एक्स, मतलब ये कितना हो गया 25 माइनस एक्स। और जरा पाइथागोरस थ्योरम लगा के x बताओ निकाल के 12। करो करो करो, देखना बोलना नहीं कोई बच्चा, ध्यान से समझ रहा हो। आज बेटा, अच्छा चलो करा दूंगा। रिकॉर्डिंग चुप हो जाओ। ठीक है, ठीक है। ये आई जो है हमारी बिल्कुल स्फेरिकल शेप की होती है, बिल्कुल राउंड, जैसा कंचा होता है ना गोल, ऐसी आँख होती है बिल्कुल गोल। अगर इसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो आई में डिफेक्ट हो जाएगा। कई बार शेप में ओवल शेप की हो जाती है, ओवल मीन्स कि बिल्कुल स्फेरिकल नहीं रहती, हल्का सा उसमें कंप्रेशन हो जाता है तो लंबी होगी। तो आपके बचपन से ही चश्मा लग गया, उसका कोई क्योर नहीं है। एक तो ये होता है कि भाई आप 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में चश्मा कट गया, वो तो एक अलग चीज़। एक बाई बर्थ ही प्रॉब्लम होती है,
तो ये बाई बर्थ वाली प्रॉब्लम हो जाएगी अगर गोल नहीं है, कच्चे जैसी स्फेरिकल शेप की। अब पहले समझ लेना, सबके पास ये फिगर है, घर पे बना सकते हो आराम से, बुक सबके पास है, एक जगह छोड़ दो थोड़ी सी जिसके ऊपर ये फिगर बन जाए, सिर्फ समझ लो, टाइम वेस्ट मत करो सब बनाने में, ठीक है? ये घर पे जाके बना लेना। जो सबसे पहला पार्ट है वो होता है हमारे जो बल्ज पार्ट होता है आगे का, वो होता है हमारा कॉर्निया, CORNEA, कॉर्निया, है ना? फिर इसके बाद हमारा जो एक मसल आती है जिसको हम बोलते हैं आइरिस, ठीक है? ये अंदर मसल होती है ऐसी, ये मसल के दो मसल के बीच में एक छेद होता है, ऐसा समझ लो, ऐसे मसल है, इतना सा छेद है उसके बीच में, ऐसे ये पूरी है, समझ लो इतना सा ऐसे है और उसके बीच में हल्का सा एक छेद, और ये इतना मोटा भी नहीं है जो तुम्हारी आँख से दिख रहा है, माइक्रोस्कोपिक होता है, और छोटा माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दिखाई देगा, इतना छोटा होता है। ये वो छेद है जहाँ से लाइट एंटर कर रही है आपके आँख में अंदर, एंट्रिंग के लिए दरवाजा है ये, है ना? ये शटर है तुम्हारा ऊपर का, ये तुम बंद कर लेते हो, तो दरवाजा जो है वो क्या है? प्यूपिल, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। और जो उसको दरवाजे को बंद या खोल करता है, ये छोटा या बड़ा करता है, उसको हम बोलते हैं आइरिस, मसल है। वो मसल। मेरी बात समझना ध्यान से, प्यूपिल वो छेद है जहाँ से लाइट एंटर करती है आपके अंदर आई लेंस में जाने के लिए। आई लेंस दिख रहा है ना, ये इस लेंस में जाने से पहले है ये, तो एक छोटा सा छेद है जहाँ से लाइट एंटर करती है। तो जब आप रोशनी में होते हो, बहुत ज़्यादा, जैसे धूप में होते हो, तो धूप में होते हो तो क्या आँख ऐसे फाड़ के रखते हो? ऐसे करके रखते हो। कई बार तो इतनी तेज होती है कि आँख भी ऐसे करके रखते हो, ये चश्मा लगाते हो, है ना? लेकिन जब तुम अंधेरे में आ जाते हो तो कुछ नहीं दिख रहा होता तो आँख फाड़ फाड़ के देखते हो, ऐसे करके कोई कुछ दिख जाए मुझे, लेकिन वो क्या होता है, उससे क्या होता है, उससे आप कोशिश करते हो कि ये प्यूपिल का साइज बढ़ जाए मेरा, लेकिन ये तुम्हारे करने से नहीं बढ़ता, ये ऑटोमेटिक बढ़ता है या घटता है। ऐसे करने से सिर्फ बच्चा डरता है सामने इसके अलावा। तो ये जो आइरिस है, ये इसको पतला या मोटा करती है अकॉर्डिंग टू द लाइट कंडीशंस। अगर लाइट बहुत ज़्यादा है तो छोटा होगा बेटा, जब लाइट ज़्यादा है तो छोटा होगा, और जब लाइट कम है तो बड़ा होगा, है ना? अब दरवाजे में अगर एक पतले से आदमी घुसा है तो क्या होगा? छोटे से दरवाजे में तो घुस जाएगा वो, लेकिन अब एक इतना मोटा आदमी लिया उस दरवाजे नहीं, ये मोटा नहीं है, ये तो बहुत हल्का सा आदमी। ध्यान से समझ है, वो उसको शटर बंद करने के लिए प्यूपिल को सामने का कैसे बना दूँ बेटा? बताओ यार कैसे बना सकता हूँ मैं? कैसे सामने से कैसे बनाऊंगा बेटा? मैं ऐसे नहीं बना सकता, मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ। इसमें बेटा ये ऐसे ही बना हुआ है, मैं क्या करूँ? सब जगह यही मिलेगा। अभी मैं ऐसे कैसे समझाऊंगा? जो काली बॉल होती है वो इसमें अंदर सुन लो मेरी बात, सुन लो, ये तुम सीख लो, तुम्हें सब बीमारी तुम्हारे साथ यही है, ध्यान से। तो कॉर्निया हो गया, उसके बाद ये आइरिस जो है ना, शटर है, उसको खोलने या बंद करने का। अब यहाँ बंद नहीं होता, यहाँ क्या होता है? छोटा या मतलब बड़ा करते हैं, पतला हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा। अगर ज़्यादा लाइट है तो पतला हो जाएगा, कम हो जाएगा, आइरिस करेगा उसको, छेद को। प्यूपिल है छेद, ठीक है? प्यूपिल क्या है? वो छेद, एंट्री जिसमें से लाइट एंटर करती है, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। और जो आइरिस है वो मसल है जो उसको पतला, बड़ा या छोटा कर रही है। तो आइरिस ने उसको पतला कर दिया या मोटा कर दिया, वो अकॉर्डिंग टू लाइट कंडीशन। ज़्यादा लाइट है तो पतला कर देगी, कम लाइट है तो बड़ा कर देगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जा सके। जब हम अंधेरे में जाते हैं तो हमें एकदम जाते ही कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता उसमें। तुमने बहुत बार तुम पिक्चर देखने जाते हो हॉल में, तो बाहर से तुम जाते हो, कभी गए हो पिक्चर में? दोपहर में गए, दोपहर के शो में? तो जब दोपहर के शो में से अंदर घुसते हो
तो कुछ नहीं दिख रहा होता, सूरदास हो जाते हो, कुछ नहीं दिख रहा हो, तो 2 मिनट वहाँ खड़े हो जाओ। 2 मिनट बाद तुम्हारी आंखें जो है अपने आप तुम्हें बताना शुरू कर देंगी कि यहाँ आदमी बैठे हुए या खड़े हुए, इन्हें टकरा जाते हैं या छत पे जाते हैं कमरे में अंदर, तो भी तुम्हें दिखना होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाते हैं। वो टाइम जो लगता है ना, वो इसीलिए लगता है क्योंकि आइरिस उसको एडजस्ट कर रहा होगा। एकदम से नहीं होता, ऐसे खुला ऐसे बंद हो गया, ऐसे नहीं, इट विल टेक टाइम। फिर लाइट एंटर करती है हमारी आई लेंस में, तो आई लेंस की शेप आप देख के बता सकते हो भाई कन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और इसको पकड़ के किसने रखा हुआ है, सिलेरी मसल्स। जो हमारा आई लेंस होता है, जो अंदर आई लेंस है, उसके इसको पकड़ा हुआ है सिलेरी मसल्स के अंदर, एक इधर है एक इधर है, ऐसे है ना। अब जब सिलेरी मसल्स कमज़ोर पड़ जाती हैं तो हमारा जो लेंस है ये पतला या मोटा हो सकता है। जब हम पास की चीज़ देखते हैं तो ये मोटा हो जाता है, जब हम दूर की चीज़ देखते हैं तो ये लेंस पतला हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि दूर की चीज़ देखने के लिए फोकल लेंथ ज़्यादा चाहिए, और पतली चीज़ की फोकल लेंथ हमेशा ज़्यादा होगी, कम क्यों होगी? क्या कहूँ मेरा, एक तो ये सर्कल है, सुनो बेटा एक मिनट सुनो बेटा, बोला मत बोलो। एक तो ये सर्कल है, इसमें आई लेंस ऐसे है। अब अगर मैं आई लेंस दे रखा है मेरे को, और मैं इससे कम फोकल लेंथ होगी ना, अब उल्टा बोल रही है। अभी मैंने बोला था जब पतला होता है तो दूर की चीज़ देख रहे होते हैं, तो फोकल लेंथ ज़्यादा चाहिए, इसकी कम होगी क्योंकि इसका सर्कल ही छोटा सा बनना है ना। लेकिन अगर पतला होगा, पतला तो इसको बड़ा करोगे तो क्या होगा, रेडियस बढ़ जाएगा, तो रेडियस बढ़ेगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। हमने भी ये भी पढ़ा हुआ है कि फोकल लेंथ इज रेडियस का हाफ, तो ना अभी तो जब भी पतला लेंस होता है, जब भी लेंस पतला है, जब भी लेंस पतला होता है दैट मीन्स फोकल लेंथ इज ज़्यादा, और जब भी मोटा होता है तो फोकल लेंथ कम। जब हम पास की चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो हमारी आँख मोटी हो जाती है, और जब हम दूर की चीज़ देख रहे होते हैं तो आँख हमारी पतली हो जाती है। ठीक, समझ में आ गई बात? और बहुत बार ऐसा होता है, एक बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बारीक चीज़ अगर तुम ऐसे करके पढ़ रहे हो तो तुम्हारी आँख जो है ना दर्द होने शुरू हो जाती है, बहुत बारीक चीज़ पढ़। क्यों? क्योंकि अब उससे ज़्यादा उसका साइज़ मोटा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा पतली चीज़ तुम्हारे यहाँ नहीं पड़ सकती। उसके लिए फिर तुम्हें लेंस की जरूरत होती है, जो तुमने देखा होगा, जो तुम्हारे ये सुनार होते हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं, ये अपनी आँख में या घड़ी वाले के पास जाओ, घड़ी ठीक करता है, कभी गए है ना, जो रिपेयर करता है, वो अपनी आँख में छोटा सा लेंस लगा लेता है, ऐसे छोटा सा होता है, ऐसे लगा लेता है आँख में, ऐसी लगा देता है वो, उससे देखता है वो चीज़ को, क्योंकि बहुत बारीक चीज़ देख रहा होता है उसमें, तो इसलिए उसको लेंस की जरूरत है, उससे ज़्यादा तुम्हारी आँख नहीं देख सकती। तो नियर पॉइंट जो है हमारी आँख का, जितनी जहाँ तक हमारी आँख क्लियर देख सकती है बिल्कुल, वो 25 सेंटीमीटर होगा, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर के पास आने के बाद ये नहीं दिख नहीं रहा, सब मुझे तो दिख रहा है, सब मुझे तो दिख रहा है, ऐसे नहीं, क्लियर नहीं दिख रहा, ब्लर होना शुरू हो जाता है ना। जितना 25 सेंटीमीटर से पास लाते जाओगे तो उसके जो क्लियरनेस है, उसकी क्लियरनेस को शब्द क्या बोलेंगे, उसका जो विजिबिलिटी नहीं, जो भी चलो जो क्लियरपन है उसका जो है, हाँ ब्लरनेस आने शुरू हो जाती है, ठीक है, क्लियर नहीं रहती उतनी, बहुत साफ तरीके से नहीं देख सकते। तो आई लेंस में ये खूबी होती है, बेटा सुन ले, चैन नहीं रहता बैठा तो आगे पीछे, मैं पढ़ा रहा हूँ वो फिर उसके साथ कहाँ बैठाऊँ, यहाँ बैठाऊँ नीचे। ये आई लेंस की एक खूबी है कि ये मोटा पतला हो सकता है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एकोमोडेशन। व्हाट इज इट कॉल्ड? एकोमोडेशन। एकोमोडेट करती है, दूर की चीज़ देख रही तो पतली हो जाएगी लेंस, और पास की चीज़ देख रही तो मोटा हो जाएगा। अब तुम्हें उसमें टाइम नहीं लगता, ये नहीं है कि मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ और कोई सामने से बाहर से कोई भागता हुआ आया, मैंने उठा के देखा, मुझे दिखाने लोग रुक जाए 2 मिनट, मोटा हो जाए, पतला हो जाए, ऐसा तो नहीं होता, एकदम पतला हो जाता है, एकदम मोटा हो जाता है, कभी इतना सेकंड कभी फर्क नहीं होता, क्योंकि उसको तुम्हें ऐसा लगाओ कि मेरे को कुछ थोड़ा टाइम लगा समझने में। तो हमारी ये पावर को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये हमारी आई लेंस की होती है।
तो रेटिना जो होती है हमारी वो स्क्रीन होती है जहाँ इमेज बनती है। अब क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इमेज बनती है इसमें उल्टी, रियल इमेज बनती है ना? हाँ, लेकिन हम तो सीधा देखते हैं एक दूसरे को। वो ब्रेन तो ब्रेन जो होता है, ब्रेन जो होता है ऐसे करते हैं। तो चलो नीचे जाएंगे दूसरे। अच्छा चलो ठीक है, इधर ध्यान दो बेटा, बोल मत। तेरे पास फोन नहीं है? परेशान रहेंगे, मैं उठाऊंगी। ठीक है, सुन लो भाई ध्यान से। तो अब रेटिना के ऊपर ना दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। रॉड सेल्स और कोन सेल्स। तो जो कोन सेल्स हैं, जो कोन सेल्स हैं जो कोन सेल्स हैं वो कलर को दिखाते हैं कि भाई ये ब्लैक कलर है, ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये ब्लू कलर है। कोन सेल्स। तो ह्यूमंस की आंख में सबसे ज़्यादा मात्रा में कोन सेल्स पाए जाते हैं, इसीलिए हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को पहचान लेते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? लेकिन और जितने भी जानवर हैं जिसमें तुम देखते हो कि बुल होते हैं ना, बुल को रेड कपड़ा दिखाते हैं ऐसे करके, कहते हैं रेड कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, उसको रेड कलर दिखाई नहीं देता, वो कलर ब्लाइंड होते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे नज़दीक है वो बंदर और चिंपैंजी है, उनको कलर्स दिखते हैं अच्छे से, मतलब इतने नहीं दिखते लेकिन काफ़ी नज़दीक की चीज़ दिखती है। लेकिन तुम गधा ले लो, घोड़ा ले लो, गाय ले लो, भैंस ले लो, जो तुम्हारे आसपास के जितने भी जानवर हैं, शेर ले लो, उनको कलर्स नहीं दिखते हैं, उनको कलर्स नहीं दिखते, ब्लैक एंड वाइट है वो। बहुत मेरे ख्याल से कोई छोटा मोटा कोई कलर किसी पहचानते हो तो मैं कह नहीं सकता। हाँ वो तो बचपन से उनके में बात सुन लो ध्यान से। मैं उठा नहीं सकता। जो चिकन्स होते हैं, जो मुर्गी तुम्हें क्यों लगता है कि सुबह सुबह बांध दे देती है कपड़ों को? और जल्दी उनकी आंखों में लाइट जल्दी आ जाती है, इसलिए जैसे थोड़ी सी इसको होती है। हाँ तो फिर उनकी नींद हो जाती है। अब सुन लो मेरी बात सुनना ध्यान से। मुर्गी शाम को दिन छिपते ही सो जाती है और सुबह दिन निकलते ही जग जाती है। ये मुर्गियों की, मेरी बात सुन लो पहले एक बार, क्योंकि मुर्गियाँ जो है वो कलर सॉरी नाइट ब्लाइंडनेस होती है। उनको क्या होती है, एक बीमारी होती है, उनके आँख के रेटिना पर रॉड सेल्स कम होते हैं। तेरे बाल तो ठीक है, क्यों रड़ रहा है? बैठ जाए, ये सब मुँह से निकल आएंगे बाल जाकर। सुनो मेरी बात है। तो मुर्गी जो होती है वो नाइट ब्लाइंड होती है। नाइट ब्लाइंडनेस किसको होती है? जिसके आँख में रॉड सेल्स कम हो, वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। हमारे शरीर में भी, आँख में भी कई बार इंसानों के भी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ये बाई बर्थ ही होती है, ये कभी बीच में नहीं होती कि अभी अचानक से नाइट ब्लाइंड हो गया। कुछ नहीं होती, वो उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होती है। बहुत रेयर होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस तुम्हारी उसकी वजह से हो जाए। विटामिन होता है, मना नहीं कर रहा, पर बहुत एक्सट्रीम केस में जब तुम कुछ खाओ ही ना, कुछ मतलब विटामिन ए गया ही नहीं तुम्हारे शरीर में, तब हो सकता है, नहीं तो बाई बर्थ होती है। ठीक नहीं होती। अगर उससे वही कभी से तो हो जाएगी, कभी नहीं तो आ जाएगी, लेकिन वैसे नहीं होती। अब सुन लो पहले नाइट ब्लाइंडनेस समझ लो क्यों होती है, कैसे होती है, तो छोड़ो। तो जो मुर्गी होती है उसकी आँख पर रॉड सेल्स कम होती है, इसीलिए शाम होते ही वो सो जाती है। दिन छिपा, अंधेरा हुआ, उसके लिए रात हो गई। क्योंकि जैसे ही दिन छिपता है ना, उसके लिए अंधेरा हो गया, उसको दिखना कम हो जाता है। ऐसे ही इंसानों के साथ होता है कि अगर हमें नाइट ब्लाइंडनेस है तो शाम को 6-7 बजे के बाद, जैसे अब दिन छिप जाएगा, 7 बजे दिन छिप जाएगा, दिन छिपते ही हमारे लिए अंधेरा हो गया, हमें दिखना बंद हो जाएगा, दिखना ही बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा अंधेरे में होंगे रात के 12 बजे। समझ रहे हो? ये किसके लिए है? जहाँ लाइट नहीं है। अगर खूब सारी लाइट है तो फिर नाइट ब्राइटनेस किस बात की?
तो मुर्गियाँ भी जो है जब भी तो सोती हैं जब वो उनको अंधेरा कर दो। अगर तुमने बल्ब जला रखा है कमरे में 2 तो मुर्गी के लिए तो अंधेरा हुआ ही नहीं। तो वो सोएगी अपनी, जब थक जाएगी जब भी सोएगी, और नहीं तो सोएगी नहीं। और सुबह को बांग भी नहीं देगी, क्योंकि सारी रात लाइट चली, सारे दिन लाइट चली, दिन में तो वैसे ही उठ जाएगी। बात समझ पूरे रहे दिन उठी रहेगी। हाँ तो उठी रहेगी तो सो, मैं कह तो रहा हूँ थक जाएगी तो सो जाएगी, जीवी तो है। अब तुम्हारे को मैं सारी रात जगा के रखूँ, सुबह को तुम्हें ये थोड़ी कहना पड़ेगा बेटा सो जा, अपने आप ही सो जाए होगा। भगवान से तो सो ही जाएगा। नींद तो लेनी सबको ही लेनी है, नींद चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, कोई भी। तो 2 तरह की ब्लाइंडनेस बता दी, एक नाइट ब्लाइंडनेस, एक कलर ब्लाइंडनेस। एक नाइट ब्लाइंडनेस, एक कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंड होता है जब कोन सेल्स कम होते हैं, नाइट ब्लाइंड होता है जब रॉड सेल्स कम होते हैं। ठीक है, तो मुर्गियों के रॉड सेल्स कम होते हैं और जानवरों के कोन सेल्स कम होते हैं, मतलब उनको कलर की पहचान नहीं होती, उनके कलर की कोई पहचान नहीं होती। समझ में आ गई बात? तो हमारे लेंस से हमारी लाइट जो इसकी इमेज बनती है दैट इज इन्वर्टेड इमेज। जो स्क्रीन के ऊपर बन गई वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। हमने पढ़ा हुआ है कि जो भी स्क्रीन के ऊपर इमेज बनती है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब इन्वर्टेड है तो उस, अब ये जो सेंसेशन होती है लाइट जब बढ़ती है तो उस सिग्नल को ऑप्टिक नर्व ब्रेन में ले जाती है। तो कुछ देखा तुमने, ये फास्ट इतना होता है कि तुम उसकी कोई हिसाब नहीं होता। लाइट की स्पीड से तेज तो इससे वो चलता है हमारा। लाइट आती है तो तुम लाइट आने, जैसे मान लो मोबाइल चला तो तुम्हें लगता है कि थोड़ा टाइम लगा उसे आने के बाद लाइट जली और तुमने देखी और यहाँ तक ट्रैवल कर गई, है ना। ऐसे ही हमारे इसमें होता है। अब ये लाइट जैसे इस पर कोई चीज़ जाएगी, लाइट की इमेज की फॉर्मेशन होगी, वो इन्फॉर्मेशन फट से जाएगी ब्रेन के पास, ब्रेन उसको सीधा करके दिखाएगा। इसीलिए हम एक दूसरे को कभी भी उल्टा नहीं देखते। कभी ऐसा होता है कि तुमने देखा सामने से एक आदमी उल्टा बैठा दिख रहा है, क्योंकि हमारा ब्रेन काम कर रहा है, उस काम को उल्टे को सीधा करने का काम कौन कर रहा है? ब्रेन। किसी का अगर जैसे ट्रेन खराब है तो नहीं, मुझे पता नहीं बेटा उसके बारे में, मुझे आइडिया नहीं। तो उसे तो वैसे ही कुछ नहीं, उससे तो पूछेगा भी क्या वो क्या बोलेगा, कुछ पागल तुम जो और हरकतें करता है, इसका ब्रेन खराब हो गया। ठीक है, अब छोटी छोटी 2 चीज़ें और रहेंगी, फिर आई तुम्हारी जो है ये वाली, इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा बेटा। बात नहीं हो, एक इसके बीच में ये जगह खाली है लेंस के और रेटिना के बीच में, यहाँ पर एक जेली टाइप होती है जिसको हम विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। जेली, जेली खाली नहीं होता, खोखला नहीं है, वहाँ पर एक जेली होती है ना। वो जेली इसलिए होती है ताकि कोई भी चीज़ आपस में ऐसे हिले ना, जैसे सब जगह होती है हमारी, यहाँ भी लिक्विड होता है, यहाँ भी लिक्विड होता है, हर जॉइंट में लिक्विड होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी में भी लिक्विड होता है, हर जगह है। नहीं, साइटोप्लाज्म में तो फूड वगैरह होता है, सब कुछ होता है, वो नहीं, इसमें कुछ नहीं होता है ऐसा, पर ये ऐसा होता है कि जिससे ये मतलब स्टेबल रहे, हिले भी लेना ज़्यादा। ठीक है, और ऐसी जेली आगे भी होती है जिसको हम एक्टोज्यूमर बोलते हैं। तो लेंस से पहले वाली जेली को हम एक्टोज्यूमर बोलते हैं, इसकी दूसरी वाली को हम विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, बस ये सारा आपका आई के बारे में डायग्राम मैंने तुम्हें इसमें बता दिया, आई में क्या क्या कौन सी चीज़ है पार्ट। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि लाइट कहाँ से एंटर हो रही है। तीसरा मैंने आपको क्या बता दिया कि भैया रेटिना पे कौन कौन से रॉड सेल्स और कौन सेल्स होते हैं, 2 सेल्स होते हैं। और रॉड सेल्स क्या करते हैं जी? लाइट की इंटेंसिटी बताते हैं। इंटेंसिटी का मतलब होता है कितनी लाइट प्रेजेंट है यहाँ पर इस तरह। अब हम बता भी यहाँ खूब सारी लाइट, अगर मेरे रॉड सेल्स कम होंगे तो मेरे को लाइट उतनी नहीं चमकेगी। तो रॉड सेल्स हमें लाइट की मात्रा बताते हैं, इंटेंसिटी बताते हैं कितनी है इस समय यहाँ। ठीक है, कम होते हैं तो मैंने बताई दिया तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। एक कोन सेल्स होते हैं वो कलर ब्लाइंडनेस, कलर के बारे में बताते हैं। अगर कलर सी से कोन, सी से कलर, ऐसे याद करो। ठीक है, सी से कोन, सी से कलर। रॉड सेल्स जो होते हैं वो लाइट बताते हैं और कोन सेल्स जो है वो कलर बताते हैं। फिर लाइट इमेज बनती है आपकी उल्टी, उसको ठीक करने का काम करता है ब्रेन, जो कि ऑप्टिक नर्व उस मैसेज को लेके जाता है वहाँ तक और वो उसको सीधा कर देता है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका आई लेंस का है। इसमें मैंने सिलेरी मसल्स के बारे में बता दिया आपको कि सिलेरी मसल्स लेंस को मोटा या पतला करने का काम करती है, जिसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब हमारी
जो आँख है वो दूर का और पास का कहीं का भी तुरंत देख सकती है ना। अभी मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, अचानक मेरा मन करा मैं स्टार को देखूँगा, तो ऊपर मुँह उठाया मैंने स्टार देख लिया, कितनी दूर है लेकिन मैंने फिर भी देखी है ना। तो इस तरीके से हमारी आँख जो है मोटा है पतला हो सकती है। अब जितना दूर का देखना है तो मेरी आँख उतनी ही पतली हो जाएगी। इसीलिए दूर की चीज़ देखते वक्त कभी भी हमें आईज के ऊपर स्ट्रेन नहीं आता है। चश्मा क्यों लगाते हैं? दूर का चश्मा क्यों लगाते हैं? जब खराब हो जाती है तो लगता है। एक मिनट बेटा सुन, दूर का तो चश्मा लगा के दिखता है ना। अब मेरे को कह रहे स्टार बता दो, मुझे 1 स्टार 4 दिखाई देंगे, मुझे दिखेगा ही नहीं जब तक ये ना लगा दूँ। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे मैं चश्मा क्या करता है। सुनो बेटा एकदम ध्यान दो। तो ये समझ में आ गया सबको। और इसमें एक चीज़ बताई मैंने, नियर पॉइंट, कि भाई हम पास का कितना देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट इतनी बात समझ में आ गई सबको। बहुत दूर से स्टार बता रहा हूँ, स्टार बहुत दूर। दूसरी बात अब आ जाती है इसमें हमारी आंखों पे चश्मे जो चढ़े हुए हैं वो क्या क्या बीमारियाँ हैं, है ना। एक होती है मायोपिया, ठीक है। अब मैं सुन लेना बस ध्यान से बात। मायोपिया, एक होती है हाइपर मेट्रोपिया और एक होती है प्रेस बायोपिया और एक होती है एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। और एक आपका बस ये बीमारी है एस्टिग्मेटिज्म, एक बार। और एक आपको कैटरेक्ट भी हो जाता है कई बार, ठीक है। कैटरेक्ट मतलब होता है बुढ़ापे में, ज़्यादातर बड़ी एज में होता है लेकिन आजकल छोटी एज में भी चल रहा है। मतलब बहुत, मेरे ताऊ जी का बेटा है मेरे से 1 साल छोटा है वो, मतलब 50 समझ लो, उसको 2 साल पहले आँख का ऑपरेशन हो चुका है कैटरेक्ट। 50 साल की उम्र में, नहीं तो पहले क्या होता था 70 साल 65-70 साल के जाके करवाते थे। तो इसमें क्या होता है जो हमारा आई लेंस है ना वो ब्लर हो जाता है, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है और उसके ऊपर लेयर आ जाती है और वो उसको अंधा कर देती है, मतलब बिल्कुल ब्लर कर देगी, ओपेक कर देगी। तो जब ज़्यादा पक जाता है वो मोतियाबिंद, ज़्यादा मोटी लेयर हो जाती है तो फिर बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है, ठीक है। सफ़ेद मोतिया। एक होता है काला मोतिया जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोमा, है ना। वो भी तुमने बहुत सबके, जिनके घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं तो उनके घरों में किसी न किसी को निकल आता है अक्सर, ये ग्लूकोमा कहते हैं उसको, काला मोतिया बोलते हैं। ग्लूकोमा में क्या होता है हमारी आँख में जो लिक्विड भरा हुआ है, जो ये ह्यूमर है, तुम्हें बताया मैंने एक्वस ह्यूमर, ये एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर, इनकी टेंशन होती है जितनी इनमें टेंशन होनी चाहिए एक्चुअल में नॉर्मली। मतलब ऐसे बताऊँ मैं, फोर्स ही समझ ले, मतलब यहाँ पर कितना फोर्स होना चाहिए, इसको धक्का मारती है ना तो भाई कितना भर सकते हो तुम किसी गुब्बारे के अंदर, तुम कितना पानी भर सकते हो, मतलब कितना भर सकते हो, इतना भर सकते हो कि वो शेप मेंटेन रहे और उसमें भरा रहे। और तुम उससे ज़्यादा भर दोगे तो क्या होगा, तो फटने की उम्मीद हो जाएगी। तो वही स्थिति इसमें होती है, टेंशन बढ़ जाती है तो आँख आपकी खराब हो सकती है, आँख आपकी खराब हो सकती है। तो उसको टेंशन को मेंटेन करना पड़ता है, वो दवाइयाँ डलवाते हैं डॉक्टर, ऑपरेट भी करते हैं लेकिन सक्सेसफुल इतना ज़्यादा नहीं होता है। सफ़ेद मोतिया वाला जो होता है कैटरेक्ट जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ क्यूरेबल। आपकी आँख का लेंस निकालते हैं, नया डाल देते हैं, लेंस ही बदल देते हैं, ठीक है। कुछ नहीं प्रॉब्लम होती, नॉर्मल है। इतने ऐसे हो गया है आज के लिए 10-15 मिनट का वो है, लेज़र से होता है। पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, अब इतना ज़्यादा नहीं हो रही है, बहुत अच्छा सख्त हो गया। अभी एस्टिग्मेट तो सुन लो बेटा ध्यान से। मायोपिया बच्चों को होता है नियर साइटेडनेस, मतलब यू कैन रीड नियर बाई थिंग्स, जो भी कुछ पढ़ रहे हो, पर दूर की चीज़ नहीं देख पा रहे, क्लियर नहीं देख पा रहे। और सबकी अपनी अपनी आईज कितनी ख़राब है, इस पर डिपेंड करता है कितनी दूर की नहीं दिख रही या कितनी दूर की ब्लर होनी शुरू हो गई। वैसे तो दूर की चीज़ तो कितनी होनी चाहिए, इन्फिनिटी, है ना। लेकिन हमारी जब आँख खराब होने लग जाती है तो हमें, अगर तुम सोचो वहाँ से यहाँ तक नहीं दिख रहा तो तुम्हारी कितनी आँख खराब हो चुकी है,
जो इन्फिनिटी तक देख सकती थी, आपकी आंख इतनी खराब होगी कि आपको वहाँ से बैठ के बोर्ड नहीं दिख रहा कि क्या लिखा है मैंने, क्लियर है ना बोर्ड। अब किसी को तो यहाँ बैठ के दिख रहा नहीं दिखता है, किसी को यहाँ से नहीं दिखता, किसी को वहाँ से नहीं दिखता, किसी को वहाँ से नहीं दिखता, किसी को वहाँ से नहीं दिखता, किसी को और दूर से नहीं दिखता। मतलब जो जितनी दूर से, अब यहाँ जो बैठा है उसको बोर्ड नहीं दिख रहा तो उसकी तो आँख खराब ज़्यादा है, उसकी आँख खराब है। और जितनी पीछे जाते जाओगे वहाँ से दिखाई दे रहा है उसको तो उसकी आँख ठीक है। लेकिन ये भी होना चाहिए कि इतना किसी की आँख नहीं होती, यहाँ से मैं खड़ा कर दूँ कुलदीप सर के कमरे में, बता भाई ठीक आँख है तेरी, मायोपिया क्या लिखा हुआ है, वो तो पॉसिबल नहीं है, दिखेगी नहीं, तो काला हो बड़ी जाएगा। चीज होगी बड़ी चीज़ होगी तो तुम्हें दिख जाएगी, छोटी चीज़ होगी तो नहीं दिखाएगी। तो ये मत कहना कि सब मेरे को तो दिखाई नहीं देनी, मेरी तो आँख खराब होगी, वहाँ से खड़ा होकर देख रहा हूँ बोर्ड नहीं दिख रहा सब कुछ। ज़्यादा ही बढ़िया आंख दिखती है। अपनी दो आँख मिला ले। प्लीज भी आ जाओ। सुनो बेटा सुनो, अगर मान लो किसी को चश्मे ना लगे हो तो भी वहाँ से ना दिखे तो मतलब छोटी है बेटा चीज़, अब कोई छोटी चीज़ है तो क्लियर कैसे दिखाई देगी कोई। अब बड़ी होगी, मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, अब तू बाहर चली जा, कुलदीप सर के कमरे से देख ले, यहाँ से दिख जाएगा तुझे आई लिखा हुआ है। अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो मेरी भी आँख खराब हो जाएगी, अगर मैं ठीक भी है उसके बाद भी मैं यहाँ से खड़े होकर देख लूँ तो वो सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब छोटा, बहुत छोटा दिख रहा है, और छोटा दिख रहा है। सर जी भी दिखला सर। तो देख लो सर मैं नहीं नहीं, ठीक है। अब सुन लो मेरी बात, ये नियर साइटेडनेस होती है, पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। तो बड़े लोगों को जब सिलेरी मसल्स वीक हो जाती हैं आफ्टर 40, तो ये बीमारी होती है हाइपरमेट्रोपिया। सबसे पहले स्टार्टिंग जो होती है, जो स्वस्थ आंखों की आंखें खराब होती हैं बड़ी एज के हिसाब से, तो उसको हम हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया, ठीक है। उनको दूर की चीज़ दिख रही होती है। सबसे पहले जब मेरी आँख खराब हुई थी तो मेरे को, मैं आर.टी. शर्मा से पढ़ा रहा था, 2000 में क्या से 10 या 11 की बात होगी, तो मेरे को दिखने में दिक्कत होनी शुरू हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है धुंधला से दिख रहा है कुछ, उससे पहले कभी नहीं था। और मैं आर.टी. शर्मा को ऐसे करके देख रहा था तो मुझे दिखना ब्लरनेस होने लगी, तो मैंने थोड़ा सा हाथ को ऐसे कर लिया, क्लियर हो गया। मैंने कहा वैसे ही हो रहा है, ज़्यादा स्ट्रेन आँखों पर आ जाता है तो मैंने ऐसे कर लिया। फिर थोड़े दिन बाद फिर इतना करना पड़ गया, तो मेरे फिर समझ में आया तो आँख खराब हो गई थी भाई, क्योंकि हाथ में से ज़्यादा थोड़ी जाएगा, ठीक है। तो ये रियलाइजेशन हुआ कि भैया तेरे प्रेस बायोपिया हो गया, पास की चीज़ नहीं दिख रही, दूर को सब कुछ दिख रहा है, वहाँ से खड़ा होकर बोर्ड पढ़ लेता था मैं। आप तो नाम नहीं रखा है मुझे, हाँ वही जो छोटे लोगों को हो जाता है, बच्चों को, तब तो उसको हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। जो बड़ी एज पे होता है तो उसको हम उसी हाइपरमेट्रोपिया को ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, प्रेस बायोपिया एज के साथ। लेकिन इसमें एक और भी परेशानी होती है, जब बड़ी एज होती है तो जैसे मेरे को पास का भी नहीं दिखता है, मेरे को दूर का भी नहीं दिखता है, तो मेरे दूर के लिए अलग लेंस लगा हुआ है, पास के लिए अलग लेंस। ये जितने भी बड़े लोग आपको दिखेंगे आफ्टर 50 सबके बाईफोकल लेंस लगे हुए मिलेंगे ज़्यादातर, लेकिन कोई बहुत अपनी आँखों का ध्यान रखता है तो उनके लगता भी नहीं है। रामदेव जी ने देखा चश्मा 56-57 की है, नहीं उनके है ही नहीं, नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ऐसी हरकतें करते रहते हैं तुम्हारे सामने, कभी आंखों को ऐसे कर लेंगे, कभी ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, कॉन्टैक्ट लेंस निकल के बाहर बचेगा, प्रोग्रेसिव होगा। उसका तो केयर भी बहुत करनी पड़ती है ना, जब तुम प्रोग्रेसिव लगा लेते हो, मुँह नहीं धो सकते छक्के मार के, ऐसे पानी नहीं धो सकते, उसको उतारना पड़ेगा तुम्हें जब छक्के मारोगे है ना। ये जैसे भी मतलब, पर वो सारी हरकतें करते रहे पूरी, ऐसा नहीं है कि नहीं खराब लोगों की, बहुत लोग हैं ऐसे जिनकी आंखों में चश्मे नहीं होते 80 साल तक, 90 साल तक भी बिना चश्मे के ही ठीक पड़ रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचो कि ऐसा होता है कि हो,
फिर आ जाता है एस्टिग्मेटिज्म। ये तीन चीज तो समझ में आ गई। अभी मैं इसके बारे में कल डिस्कस करूंगा कि इनको करेक्ट कैसे करते हैं, चश्मा हम कौन सा लगाते हैं ये बताऊंगा अभी। अब आ गई एस्टिग्मेटिज्म, ये मत है नहीं तो 15 मिनट और पढ़ाऊंगा यार, ये हरकत ना करा करते तो मैंने पहले ही मना करा। फिर आ गया एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म वो बीमारी होती है जिसमें कॉर्निया इर्रेगुलर शेप का, ये बाई बर्थ होती है। जो कॉर्निया है सबसे आगे जब लाइट घुसती है तो तुम देखते हो ये भी कॉन्वेक्स शेप का है ना, ऐसे ही तो है। सर कौन आता है? कोई बात नहीं। ठीक है, तो कॉर्निया जो है ये कॉन्वेक्स शेप का होता है, लेकिन इसमें ना बम्प हो जाते हैं ऐसे ऐसे ऐसा बम्प भी हो जाता है, मतलब कुछ डिफेक्ट होने की वजह से बिल्कुल स्फेरिकल शेप नहीं होती, कर्व्ड शेप नहीं होती, तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है उसका जो कॉर्निया है। तो उससे क्या परेशानी होती है? उससे परेशानी होती है कि आप एक साथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को नहीं देख सकते हैं। अब हमें तो दिख रही है ना सबको, चकोर चकोर दिख रहा है ना, ये लाइन भी दिख रही है और ये लाइन भी दिख रही है, तो इसका मतलब हमें एस्टिग्मेटिज्म नहीं है। लेकिन जिसको एस्टिग्मेटिज्म होता है उसके साथ क्या होता है, उसने इस पर फोकस किया ना, ये ऐसे हो जाएगी, कर्व हो जाएगी। हाँ स्वाद तू ले ले स्वाद, यही मैं कर दूँ। स्वाद बता रहा है। आप तो चश्मा लगा देते हैं ना। अब सुन लो मेरे कैसे क्या करते हैं। और अच्छा ठीक होगा। अब तुमने इसको फोकस करा तो ये ऐसे होगी, तो तुम्हारी वर्टिकल लाइंस जो है कर्व्ड हो जाएंगी। तो ये आंख में कॉर्निया के डिफेक्ट की वजह से होगा। तो क्या करते हैं, इसके ऊपर ना सिलेंड्रिकल लेंस लगा देते हैं। एक लेंस तुम्हारी आंख में सिलेंड्रिकल शेप का लगा देते हैं, ताकि ये जो बम्पी था ना ये इसके ऊपर एक बिल्कुल ऐसा, तो तुम्हारे आंख में जब लाइट जाती है तो वो ठीक से चली जाती है अंदर, और तुम्हारी शेप जो है तुम्हें ये ऐसी दिखाई देगी। हाँ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं दिखती। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ना बेटा जो हमारे नॉर्मल उसमें एक साथ देखनी होती है हमें। ये जरूरी थोड़ी है कि चेक ही देखना है किसी शर्ट में कैसा बन रहा है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में एक साथ फोकस करना है। हाँ, अब तुम्हें क्या होगा उससे, अब मान लो एक कॉर्नर ही देख रहे हो तुम, या कुछ मैंने यहाँ लिखा है इस जगह, तुम इधर वाली लाइन को फोकस कर रहे हो, इधर वाली कर्व होगी, दिखेगी नहीं ठीक से। हाँ, हाइपरबोला बनते, सही कह, ठीक है।